नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण और जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं पद परिचय। तो हमने अपने पिछले सेशन में इस टॉपिक को स्टार्ट किया है और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पद परिचय के बारे में पढ़ी कि किस तरह से वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और जब किसी वाक्य में जब कोई शब्द आ जाते हैं यानी कि जो शब्दों का सार्थक समूह जो होता है, व्यवस्थित समूह जो होता है, वो वाक्य कहलाता है। तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ जाते हैं तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं। तो उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए शब्द को पद कहा जाता है और इसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये हमने यहाँ पर सीखा और हमने कुछ बातें जानी कि हमें पद परिचय देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें पद परिचय देना होता है, जिनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। तो आज हम इन्हीं से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे, उदाहरण से इसे समझेंगे कि किस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं, किस तरह से सर्वनाम का पद परिचय देते हैं, किस तरह से क्रिया का पद परिचय देते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें याद करनी है। ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया कि संज्ञा, अगर हमें संज्ञा का पद परिचय देना है तो संज्ञा के भेद हमें क्लियर होने चाहिए, संज्ञा का यहाँ पर वचन क्या है वो क्लियर होना चाहिए, लिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए, कारक के साथ उसका कारक पता होना चाहिए और क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज अपने सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा हमने अपने पिछले लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने इस तरह से कुछ पद परिचय को समझा और उसके बाद हमने पद परिचय की परिभाषा यहाँ पर दी कि किसे हम पद परिचय कहते हैं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैंने आप लोग को ये क्लियर भी किया कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपको बताई थी, जैसे संज्ञा के लिए संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। तो आपने देखा कि जितनी भी यहाँ पर चीजें हमने लिखी हुई हैं सब में भेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको भेद क्लियर होने चाहिए, आपको लिंग वचन क्लियर होने चाहिए, अगर आप क्रिया से कर रहे हैं तो आपको वाच्य क्लियर होने चाहिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। और इसी तरह से काल, काल के विषय में आपको पता होना चाहिए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद अगर आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो उसमें विशेष्य क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आप विशेषण कर रहे हैं तो उसमें विशेष्य क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप संबंध बोधक कर रहे हैं तो संबंधित वाक्य यानी कि जिससे उसका संबंध दर्शाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल संज्ञा के पद परिचय से। संज्ञा का जो पद परिचय है वो हम यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञा के पद परिचय के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कि समुच्चय, जो यहाँ पर संज्ञा का अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था, रिया पुस्तक पढ़ती है। रिया पुस्तक पढ़ती है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा कि आप क्लियरली यहाँ पर संज्ञा का पद परिचय दें या आप सर्वनाम का पद परिचय दें, आपको वाक्य दिया जाएगा और शब्द जो है आपको अंडरलाइन कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपको पद परिचय देना होगा। शब्दों को अंडरलाइन किया गया होगा और उसके बाद आपको पद परिचय देना होगा। तो रिया पुस्तक पढ़ती है, मैं आपको क्योंकि संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है तो आपको क्लियर है कि रिया और पुस्तक दोनों क्या है, संज्ञा है, क्योंकि पढ़ती है जो आपका शब्द है ये आपकी क्रिया है। ठीक है,
पढ़ती है शब्द क्या है, क्रिया है, तो आपने यहाँ पर केवल संज्ञा का पद परिचय देना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने सबसे पहले रिया का पद परिचय हमने यहाँ पर दिया। तो रिया क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, रिया क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर रिया जो है एक क्लियर नाम दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने इसको क्यों कहा, क्यों हमने इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा। और एक वचन है ये आपको पता है, स्त्रीलिंग है ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हमने यहाँ पर एक और शब्द आपको दिया है पुस्तक। रिया के बाद हमने यहाँ पर एक और शब्द आपको दिया है पुस्तक। तो अब देखिए पुस्तक के लिए क्या लिखेंगे, पुस्तक भी संज्ञा है। देखिए संज्ञा है ये हमें क्लियर है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर संज्ञा के भेद लिखेंगे। तो पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है, क्लियर, स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है। तो ये सभी को क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय हमने दिया। इस तरह से देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। अगर आप पहले आपको देखिए, अगर आप किसी संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको संज्ञा क्लियर नहीं है। आपको पता नहीं है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको नहीं पता कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि आप भूल चुके हैं एग्जाम में। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर गलत कर देते हैं, अगर रिया में आप कुछ और लिख देते हैं या पुस्तक में आप कुछ और लिख देते हैं, तो ये आपका पूरा पद परिचय गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो संज्ञा की परिभाषा सभी को आती है ना सभी को संज्ञा की परिभाषा। क्लास 1-2 में जब आप होते हैं तभी आपको संज्ञा की परिभाषा पढ़ा दी जाती है, लिखा दी जाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए जाते हैं। 3 भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, ये 3 भेद होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो ये 3 यहाँ पर संज्ञा के मुख्य रूप से भेद बताए गए हैं। वैसे तो 2 भेद और यहाँ पर बताए गए हैं कि संज्ञा के, लेकिन आपको अभी यहाँ पर 3 भेद यहाँ पर केवल पढ़ने हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जब आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, किसी का स्पेशल, किसी का नाम लेके अगर आप बात करते हैं, जैसे राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि। ठीक है, जब आप किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति, वस्तु के विशेष नाम का विशेष रूप से उच्चारण अगर आप करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी तरह से जातिवाचक में क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर उसकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है। जैसे अध्यापक,
ठीक है, यहाँ पर किसी अध्यापक का स्पेशली नाम नहीं लिया जाता, अध्यापक कहा जाता है तो ये पूरी अध्यापक जाति को प्रदर्शित करता है। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल टीचर्स भी हो सकते हैं, कॉलेजेस के टीचर्स भी हो सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स भी होते हैं, सबके लिए एक समान टीचर्स, ठीक है, अध्यापक, तो ये जातिवाचक। इसी तरह से नेताजी, तो किसी भी नेताजी का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कहा है गांधी जी, तो एक स्पेसिफिक नेम, एक स्पेशल नेम हमने लिखा है, नाम लिखा है, और इसी तरह से जातिवाचक में हमने लिखा नेताजी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा हिमालय, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं पर्वत, ठीक है, तो पर्वत किसी एक पर्वत को नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी एक स्पेशल पर्वत के बारे में नहीं बताया जा रहा है। हिमालय कहा गया है तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक स्पेशल पर्वत का नाम है हिमालय। लेकिन अगर खाली पर्वत कहा गया है तो ये जातिवाचक है, ये सभी पर्वतों को यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से हमने कहा नदी, ठीक है, किसी भी स्पेशल नदी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर भागीरथी, अलकनंदा, किसी भी नदी का नाम यहाँ पर नहीं है। ऐसे जिस तरह से आप व्यक्तिवाचक में देख सकते हैं स्पेशल नेम लिखा हुआ है गंगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, शहर, जैसे हमने यहाँ पर कहा आगरा और दिल्ली, ठीक है, अलग अलग हमने नेम लिखे हैं शहरों के, आगरा और दिल्ली, तो ये अलग अलग नेम है, स्पेशल नेम हमने कहा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पर स्पेशली नाम लिया जाता है किसी का, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से समझ सकते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि जो स्पेशल नेम होता है, व्यक्तिवाचक जिसको कहते हैं, कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अध्यापक, नेता, पर्वत, नदी, शहर, इस तरह के शब्द जो होंगे वो आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे जो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आगे आता है भाववाचक, ठीक है। भाववाचक में आपका शब्द आता है भाव। देखिए यहाँ पर भाव क्या होता है, अगर मैं कहूं अपना, ठीक है, तो ये कोई भाव नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं अपनापन, ठीक है, तो ये है भाव। अगर मैं कहूं मित्र, तो ये कोई भाव नहीं है, मित्रता ये भाव है, ठीक है। साफ, ये कोई भाव नहीं है, सफाई ये भाव है, ठीक है। मजबूत, मजबूती, ठीक है। बच्चा, बचपन, ठीक है। लड़का, लड़कपन, तो ये क्या है, ये सारे भाव हैं, ये सब क्या है, भाव है। जो अपनापन दिखाएगा वो भाव है, मित्रता का भाव है, सफाई भाव है, मजबूती, बचपन, लड़कपन, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है, भाव हैं। तो इस तरह के शब्द जो भावों को व्यक्त करते हैं, भावों को दिखाते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब आप संज्ञा शब्द का पद परिचय देंगे तब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गई, आपको जातिवाचक संज्ञा क्लियर हो गई, आपको भाववाचक संज्ञा क्लियर यहाँ पर हो गई। तो इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे और क्लियरली उसका पद परिचय आप वहां पर देंगे, ठीक है। क्लियर आपको सभी को? इस तरह से और भी देखिए बहुत सारे शब्द, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो भी द्रव्य से जुड़ी चीजें होती हैं, ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो यहाँ पर एक आपको बताई गई है और दूसरी समूहवाचक,
दो संज्ञाएं और यहाँ पर बताई गई हैं, समूहवाचक संज्ञा और दूसरी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये दोनों चीजें जो हैं, द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य अर्थात पदार्थ या कोई भी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी या द्रव्य से जुड़ी हुई चीजें यानी कि पदार्थों से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं जैसे चावल, तेल, गेहूं, ठीक है, ये क्या हुए आपके द्रव्य। तो इसको भी यहाँ पर एक चीज मैं इसको पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ एक, इसको भी नोट डाउन करेंगे और बच्चे साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही है, कोई चीज में अगर समझने में दिक्कत है तो दोबारा से पूछ सकते हैं कक्षा में, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल होकर नहीं बैठेंगे। द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द। देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा कि जो शब्द या तो द्रव्य हो, ठीक है, लिक्विड जो हो, दूसरा पदार्थ जो हो, तीसरा धातुएं जो हैं ये, और समूह का बोध कराने वाले, जो किसी समूह का बोध कराते हैं जैसे कक्षा, ठीक है, ये यहाँ पर किसी एक बच्चे का या किसी एक छात्र का के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरी कक्षा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सेना, ठीक है, ये यहाँ पर किसी एक आर्मी मैन के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरी सेना के विषय में। भीड़, तो भीड़ में आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, ये पूरा समूह है, यहाँ पर पूरा ग्रुप है। सभा, सभा में आप ऐसे नहीं कह रहे हैं कि 4 नेता थे, 5 लोग थे, 2 पत्रकार थे, ऐसे नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं सभा थी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर समूह का हमें, जहां पर अगर हम सभा सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काफी लोगों का समूह वहां पर होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग इसके 5 भेद भी बताते हैं। तो उन 5 भेदों में एक आपका आता है समूहवाचक, ठीक है, और दूसरा आपका आता है द्रव्यवाचक। एक आता है समूहवाचक और एक आता है द्रव्यवाचक, और इन दोनों को ही रखा जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है, इन दोनों को रखा जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये विशेष चीज बताई है कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि जब द्रव्य की बात आती है या पदार्थ की बात आती है, धातुओं की बात आती है या समूह का बोध कराने वाले शब्द, जैसे यहां पर लिख देती हूं कक्षा, भीड़, सेना या सभा, संज्ञा, जात आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर सभी को? कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा द्रव्य, पदार्थ, धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे कक्षा, भीड़, सेना, सभा, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी ये शब्द आपको दिखाई दें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उस पर सीधा सीधा उसका जो पद परिचय देंगे वो किस तरह से देंगे, जातिवाचक संज्ञा के रूप में देंगे। क्लियर? सभी को संज्ञा का पद परिचय क्लियर हुआ? या कुछ एक और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोगों को
कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को चाहिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग करेंगे आगे। पहले हम बाकी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने संज्ञा का पद परिचय दिया। अब नेक्स्ट हमारा है सर्वनाम का पद परिचय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय, ठीक है। अब आपने देना है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपने संज्ञा का पद परिचय दिया था, लेकिन अब आपको सर्वनाम के भेद क्लियर होने चाहिए। अब आपको सर्वनाम के भेद क्लियर होने चाहिए। जैसे देखिए, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ और उसके आधार पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल क्लियर करेंगे और फिर मैं आपको इसी तरह से सर्वनाम के विषय में भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमने संज्ञा के विषय में यहाँ पर पढ़ लिया। सर्वनाम के लिए एग्जाम्पल, मैं जनकपुरी में रहता या रहती हूं, ठीक है। ये वाक्य आपको दे दिया, मैं जनकपुरी में रहती हूं। तो यहां पर क्योंकि हमने कहा सर्वनाम का पद परिचय, तो सर्वनाम क्या होता है, पहले सर्वनाम की परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आप पद परिचय दे सकते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया, मैं जनकपुरी में रहती हूँ। तो मैं शब्द जो है यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये जो मैं शब्द है ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। ये आपका कैसा है, क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पर आपने मैं शब्द का पद परिचय देना है, मैं शब्द का। तो अब सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, भेद क्लियर होने चाहिए, पुरुष क्लियर होने चाहिए, वचन क्लियर होने चाहिए, कारक क्लियर होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, सर्वनाम के जो भेद हैं, अब आपको सर्वनाम के भेद क्लियर होने चाहिए। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, क्लियर है सभी को, सर्वनाम के सारे भेद क्लियर है सभी को। क्लास 10th के आप बच्चे हैं, हैंड रेज करेंगे, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। अगर नहीं है क्लियर तो यहाँ पर बता सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई, आप यहाँ पर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं तो आपको नहीं है कि आप ये नहीं पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और फिर आगे आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने कहा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम के कौन कौन से 6 भेद होते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देती हूँ, उसके बाद आप आसानी से इनको पढ़ और समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर है पुरुष वाचक, उसके बाद दूसरा आता है आपका निश्चय, वाचक, तीसरा आता है आपका अनिश्चय वाचक, नंबर 4 है आपका प्रश्नवाचक, नंबर 5 है आपका संबंधवाचक, और नंबर 6 है आपका निजवाचक।
ये 6 भेद आपको यहाँ पर सर्वनाम के बताए गए हैं। तो सबसे पहले में हमने कहा पुरुषवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या होती है पुरुषवाचक सर्वनाम की? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, बोलने वाला यानी कि मैं, मेरा, हम। अब सुनने वाले की बात आती है, तुम, तुम्हें, आप, ठीक है। उसके बाद आता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह, वे, उसका आदि। तो अब हमने यहां पर कहा कि तीन तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा है। बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो वो, ठीक है। तो अब बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, मैं, मेरा, हम, ये कौन है? ये है बोलने वाला व्यक्ति। तो इसको कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। जहां पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी आपको 3 भेद बताए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपको 3 भेद बताए जाते हैं। पहले आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा आपका आता है अन्य पुरुषवाचक। पहला जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक। क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है आपका अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो जहां पर किसी भी चीज की निश्चितता आपको दर्शाई जाती है, जैसे यह, वह, वे, यह, वह, वे, ये, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पेन है, वह तुम्हारा कलम है, वह तुम्हारी चेयर है, वह तुम्हारा घर है, ठीक है। इसी तरह से अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, ठीक है। तो कोई कुछ जहां पर हमें पता नहीं होता, निश्चय नहीं होती चीजें, तो उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, क्या, कौन, किसे, किसको, ठीक है, जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। उसके बाद संबंधवाचक की बात की जाती है। तो संबंध में जिसकी, उसकी, जैसे हमने सुना है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो, या जैसी,
वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, ये संबंधवाचक शब्द। इसी तरह से निजवाचक शब्द आते हैं। निजवाचक शब्द जो निज अर्थात स्वयं, तो जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, तो ये जो सारे शब्द मैंने आपको यहां पर बताए, ये आपके सर्वनाम के जो भेद हैं उनके आपको मैंने एग्जांपल्स यहां पर दिए, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका निजवाचक यहाँ पर देखिए फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हमने 3 भागों में बांटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जहां पर चीजें निश्चित होती हैं, यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक जहां पे कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे जाने का जहां पर बोध होता है, क्या, कौन, किसे, किसको। संबंधवाचक जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। निजवाचक स्वयं, खुद, आप, आपने। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी के एग्जाम्पल्स क्लियर कर दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत और परेशानी होने वाली है हमें सर्वनाम का पद परिचय देने में। तो एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर दिया गया है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ। मैं जनकपुरी में रहती हूँ, इसका आपने पद परिचय देना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है और आप इसका पद परिचय करके लेकर आएंगे। तो बच्चों इस तरह से आज हमने यहाँ पर पद परिचय का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने शुरू कर दिया है, यानी कि हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय जानना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक कि आपको इनकी परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, इनके भेद क्लियर होने चाहिए, तभी आप सही सही पद परिचय दे सकते हैं। तो घर पर जाकर आज के टॉपिक को जरूर रिवाइज करें और साथ ही साथ संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और भेद एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें। आपने पिछली क्लासेस में या आपके पास नोटबुक्स होंगी या आपके पास बुक्स होंगी तो उनमें से आप जरूर रिवाइज करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल भी शर्माने की, हिचकिचाने की, डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप स्कूल में हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। अगर आप इन्हीं डाउट्स के साथ आगे बढ़ गए तो फिर शायद आपके ये डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी हिचकिचाने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए। आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को अपने नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।